नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसे कि आप सबको पता है कि हम छंद का टॉपिक कवर कर रहे हैं, छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि यमाता राज भान शलगाम, ये छंद सूत्र में दिया गया छंद का एक सूत्र है जिसमें 8 गणों की जानकारी हमें होती है और 8 गणों में गुरु लघु क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने कल पढ़ी थी। आइए अब हम आगे की कक्षा शुरू करते हैं। छंद की कक्षा शुरू करने से पहले हम छंद के जो वृत्त वर्ण छंद जैसे 2 भेद थे, छंदों के कितने भेद थे? 2। प्रकृति के आधार पर जो हमने छंदों का डिवाइडेशन किया था उसमें एक था वर्णिक छंद जिसका अन्य नाम था वृत्त छंद और दूसरा था मात्रिक छंद जिसका अन्य नाम था जाति छंद। तो हम अब यहाँ पढ़ते हैं वार्णिक छंद अर्थात वृत्त छंद के भेद। वार्णिक छंद या वृत्त छंद दोनों एक ही है, इनका नाम अलग अलग है। इनके भेद पढ़ते हैं। इनके 3 भेद होते हैं बच्चों। नंबर 1 समवर्णिक, नंबर 2 अर्धसमवर्णिक, और नंबर 3 होगा विषमवर्णिक। ये हमसे पेपर में ऐसा एज इट इज उठा के पूछ लिया जाता है कि समवर्णिक क्या होता है, अर्धसमवर्णिक क्या है या फिर विषमवर्णिक क्या है। तो सबसे पहले समवर्णिक जैसे कोई छंद हो गया बच्चों। छंद में 4 पद्य होते हैं। कोई श्लोक ले लीजिए, प्रत्येक श्लोक में 4 पद्य होते हैं, ठीक है। 4 पद्य अर्थात लाइन। कोई भी श्लोक उसमें 4 लाइनें होंगी। यदि वो 4 लाइन उनमें बराबर अक्षर दिए हो, क्या हो? यदि 4 लाइन दी हो हमें और चारों लाइनों में बराबर अक्षर हो, जैसे पहली लाइन में भी 8, दूसरी में भी 8, तीसरी में भी 8, फोर्थ में भी 8, तो ये क्या हो जाएगा? समवर्णिक हो जाएगा। तो आइए तो एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं कि चारों लाइनों में समान वर्ण समवर्णिक कहलाते हैं या समवर्णिक छंद कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल अनुष्टुप छंद और उपजाति। अनुष्टुप पता ही होगा बच्चों आपको। टोटल अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 32 और 32 में टोटल कितने हो गए? 32 तो 4 लाइनों के होते हैं। अगर ऐसे मान के चले तो 8 × 4 ऐसे हो जाएगा। तो ये बराबर अक्षर हो गए 8 8। तो इस प्रकार इसको क्या बोला जाएगा? समवर्णिक, जिसमें चारों लाइनों में या जो श्लोक दिया उसमें चारों में समान वर्णों से क्या कहेंगे? समवर्णिक। अब आता है अर्धसमवर्णिक। अर्धसमवर्णिक छंद उसे बोला जाता है बच्चों जिसमें जैसे 4 लाइनें दी हो, 4 लाइनें हो, उसमें से क्या हो? ये जैसे ये 4 लाइनें होगी, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें हो गई। अब समवर्णिक में क्या था? ये चारों लाइनें बराबर थी। परंतु अर्धसमवर्णिक छंद में क्या होगा? ये जो 1 2 ये लाइन बराबर होगी और इसके बाद ये लाइनें या तो बड़ी हो जाएगी या फिर छोटी हो जाएगी। कहने का अभिप्राय ये है कि इसमें 2 लाइनें सेम होंगी, उसको बोला जाएगा अर्धसमवर्णिक। और समवर्णिक में चारों लाइनें बराबर होगी जैसे ये दी गई है, और अर्धसमवर्णिक में ये लाइनें ऐसे ही नहीं दी हुई होगी, ये आपको श्लोक की दी हुई होगी। कहीं आप ये सोचो कि हमें सीधी लाइन, आप इतने तो समझदार हो ही। ये लाइनें बस इसमें यह याद रखना कि अर्धसमवर्णिक में अर्थात जिसमें 2 लाइन बराबर हो और नीचे की 2 लाइन बराबर हो उसको अर्धसमवर्णिक बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं पुष्पिताग्रा छंद और दूसरा है
वियोगिनी छंद, वियोगिनी छंद। इसके बाद है विषम वर्णिक छंद। यहाँ लिख देते हैं विषम वर्णिक। विषम वर्णिक छंद। विषम वर्णिक छंद वह होता है बच्चों जिसमें कोई भी लाइनें बराबर नहीं होती, ना तो पहली 2 लाइनें बराबर होती, ना ही फिर अंतिम की किसी पहली लाइन में कोई कितने अक्षर होंगे पता नहीं, दूसरी में कितने भी हो सकते हैं, तीसरी में अलग अलग। इस प्रकार इसको क्या बोला जाएगा? विषम वर्णिक छंद, अर्थात सभी लाइनें अलग अलग अक्षरों में हो। जैसे समवर्णिक छंद में अनुष्टुप छंद का उदाहरण उठाएं तो अनुष्टुप छंद में चारों लाइनें बराबर होती है, उनमें संख्या भी कितनी होती है? 8 8 8 8। लेकिन विषम वर्णिक में क्या हो जाएगा? किसी में 9 हो जाएगा, किसी में 10, किसी में 8, किसी में 7, ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे? विषम वर्णिक छंद। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उद्गाथा छंद। हमसे प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि जिस पद्य में या जिस श्लोक में सभी लाइनें अलग अलग हो या फिर विषम वर्ण की अलग अलग हो, जिनकी संख्याएं अलग अलग हो, उस छंद को क्या कहते हैं? तो विषम वर्णिक। इसी प्रकार अर्ध समवर्णिक ये हो जाएंगे। या फिर एग्जाम्पल भी उठाकर दे दिए जाते हैं कि अनुष्टुप छंद जो है वह किस प्रकार का छंद है? समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक या विषम वर्णिक? तो ये हो जाएगा समवर्णिक। या फिर पुष्पिताग्रा छंद किसका है? तो अर्ध समवर्णिक। इस प्रकार आपको यही याद रखना है। अब बच्चों थोड़ा सा एनसीईआरटी के हिसाब से, जो एनसीईआरटी की बुक में एक श्लोक दिया हुआ है जिसमें छंदों के नियम के बारे में बताया गया है कि कब वह गुरु होता है और कब वह लघु होता है। हमने कल वैसे तो नियम जान ही लिए और वो सेम आधारित भी उसी श्लोक पर है, पर एक बार वो श्लोक भी जान लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि पिछली बार जो प्रश्न आया था वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, वो आप देखना। उसमें एज इट इज उठा के दे रखा है, श्लोक से ही सीधा प्रश्न। तो हम करते हैं श्लोक को। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वस्य तथा पदान्तगो अपि च। क्या हो जाएगा? स अनुस्वारस्य दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वस्य तथा पदान्तगो अपि च। अब हमसे प्रश्न में क्या दिया हुआ था? प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा, जैसे आप इस स्क्रीन पे प्रश्न देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प से गुरु होता है। तो जैसे सानुस्वार से, ये तो नियम है ही है कि अनुस्वार से युक्त, अनुस्वार से युक्त, ये हमने कल पढ़ा था ना। और विसर्ग से युक्त, वह संयोग पूर्वस्य, संयोग पूर्वस्य अर्थात संयोग के पूर्व वाला वर्ण गुरु होगा, लघु होते हुए भी गुरु होगा। ये हमने कल नियम में भी पढ़े थे और ये भी एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हैं 12th कक्षा की, आप देख भी सकते हैं। होते हुए भी गुरु हो जाएगा। ये तो नियम है ही बच्चों, ये कंपलसरी नियम है, ये होगा ही होगा। बट हमसे क्या पूछा गया था एग्जाम में? हमसे पूछा गया कि जो विकल्प से गुरु होता है, मतलब लघु होते हुए भी विकल्पेन, विकल्प से पदांत गो अपि, विकल्प से गुरु होता है, तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, ये विकल्प से गुरु होगा। विकल्प से ये गुरु हो भी सकता है। हम इसको गुरु क्यों करेंगे ये पता है आपको? क्योंकि हमें अगर कोई अक्षरों की कमी पड़ रही है या हमें गुरु शब्द अक्षर की आवश्यकता है और हमें पीछे लघु दिया हुआ है, तो जो पदांत के अंत में, पद के अंत में
पद के अंत में जो भी शब्द दिया होगा वो क्या हो जाएगा, गुरु मान लिया जाएगा। विकल्प से क्या हो जाएगा, गुरु मान लिया जाएगा। अब हमसे प्रश्न में यही पूछा गया, देख लो आप ऊपर स्क्रीन पे, कि पदांतगो अपि स अनुस्वारस्य दीर्घस्य विसर्गी च गुरु भवेत, कि अनुस्वार से युक्त और विसर्ग से युक्त व संयोग के पहले वाला वर्ण तो लघु होते हुए भी गुरु हो ही जाएगा। ये तो कंपलसरी नियम है। कंपलसरी मतलब जरूरी ही होगा, बट विकल्प का मतलब होता है कि ऑप्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम इसको गुरु कब करेंगे, जब हमको गुरु की आवश्यकता होगी, अदरवाइज वो लघु ही रहेगा। तो इसमें कहा गया कि जो पद के अंत में कोई भी अक्षर होगा, श्लोक के कोई भी, जैसे पद के अंत में कोई भी अक्षर हो श्लोक में, अगर वो लघु है और हमें गुरु की आवश्यकता है तो हम उसको क्या कर लेंगे, विकल्प से गुरु मान लेंगे। तो हमको अब इस प्रश्न का जवाब क्या देना है, पदांतगो अपि ही। ठीक है बच्चों, आगे जानते हैं कुछ और टर्म्स जो छंदों से रिलेटेड हमारे बहुत काम आने वाली है। तो आइए करते हैं। आप ये तो जान ही गए होंगे कि लघु का चिन्ह क्या होता है और गुरु का चिन्ह, पर एक बार फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। जो लघु का चिन्ह होता है वो होता है ये, और गुरु का चिन्ह क्या होता है, गुरु का चिन्ह हम एस टाइप में इस प्रकार लिखते हैं। अब हम जानते हैं यति क्या होती है। यति ये जानना भी आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न में आ जाता है कि यति क्या होता है। तो यति का एक एनसीईआरटी की बुक में श्लोक दिया गया है, वो करते हैं। तो आइए यति के बारे में जानते हैं। वो बच्चों स्किप मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि फिर ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आइए करते हैं। यति जिह्वेष्ट विश्राम स्थानम। यति क्या होता है, जिह्वेष्ट जिह्वा के विश्राम के स्थान को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। और ये किसने कहा, कवियों ने, कवि भी उच्यते। जैसे हम कोई एक लाइन बोलते हैं, ये तो है नहीं कि हम उस एक लाइन को पूरी एक सांस में बोल देंगे, हम उसको रुक रुक के ही बोलेंगे। जैसे यहाँ बोलते हैं यतिर जिह्वेष्ट, अब ये दोनों वर्ड तो हम एक साथ बोल सकते हैं, परंतु विश्राम स्थान हम तो हम अलग ही बोलेंगे, सेम तो बोल नहीं सकते। तो जहाँ भी हमारी जीभ, वैसा ये नहीं है कि अब हम अपने हिसाब से रुकेंगे वही मानी जाएगी। छंद के हिसाब से कोई वो नियम होते हैं, वो हम जब छंद करेंगे उनके साथ पढ़ेंगे साथ साथ कि यति कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही। जिनकी यति दी हुई होंगी, नहीं दी होंगी, तो हम कर क्या सकते हैं, वो हमसे पूछी भी नहीं जाएगी। सिंपल सी भाषा में इसका मतलब है कि यति उसको बोलते हैं जो हमारे रुकने का स्थान हो। जहाँ हम कोई भी लाइन या कोई श्लोक उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर जहाँ भी हम उच्चारण करते समय रुकते हैं तो वो क्या बोली जाएगी, यति बोली जाएगी। और उसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो क्या है, विच्छेद, विराम और पदों की पहचान कराने वाले जो जैसे विच्छेद अलग अलग हो जाएगा, विराम रुकना हो जाएगा, और विरति, ये सब क्या है, यति के अन्य नाम है। क्या है, यति के अन्य नाम। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि यति क्या होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों, जो हमारे छंद हैं उनके अंदर किस छंद में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले है अनुष्टुप छंद। इनका लक्षण हम बाद में करेंगे। पहले हमसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि किस छंद में कितने अक्षर हैं। इससे संबंधित भी पिछली बार स्टेट में 2 या 3 प्रश्न आए हैं। तो हमें इनके अक्षर की गणना भी पता होना चाहिए। और अक्षर को गिन के भी हम, बिना लक्षण के भी अक्षरों को गिन के हम यह पता लगा सकते हैं कि किस श्लोक में और कौन से छंद है। तो हम साथ साथ वो भी देख लेंगे। तो पहले जानिए अनुष्टुप छंद। जैसे अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं, टोटल 32 अक्षर। हमें टोटल यानी गिनना, हमें यहाँ क्या करना है, 8 × 4 ये याद रखना है। और यहाँ अनुष्टुप छंद में यति कितने पर होती है, 8 पर।
एक बार, क्योंकि एक बार श्लोक का उच्चारण एक लाइन में 8 अक्षरों का करके ही दूसरी लाइन पे जाया जाता है। ये तो है नहीं कि हम एक ही सांस में एक लाइन बोल देंगे, दूसरी भी उसी सांस में, तीसरी भी, ऐसा तो होता नहीं। पहले एक लाइन बोलेंगे, उसके बाद दूसरी बोलेंगे, तो बीच में विराम आ ही जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। उसके बाद है इंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा में कितने अक्षर होते हैं? 11। और उपेंद्र वज्रा, इसमें भी कितने होते हैं? 11 अक्षर। और उसके बाद क्या है? उपजाति। उपजाति में भी कितने होंगे? 11 अक्षर ही होंगे। ये जैसे इंद्र वज्रा में 11, ये 2 लाइनें होंगी, जैसे 11-11। इंद्र वज्रा में ये 4 लाइनें होंगी, 11-11-11-11, ये होगी 44 हो गई टोटल। इसी प्रकार उपेंद्र वज्रा में भी कितनी होंगी? 11 × 4, ये भी क्या होगी? 44। तो इसमें 2 उपजाति में क्या होता है? 2 इंद्र वज्रा की होती है। क्या होता है? 2 इंद्र वज्रा की लाइनें होती है एक पूरे श्लोक में, और 2 ही क्या होती है? उपेंद्र वज्रा की। उपजाति इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का मिक्सचर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगी? 2 लाइन इंद्र वज्रा की, 2 उपेंद्र वज्रा की। तो इसको भी क्या बोला जाएगा? इसमें भी कितने अक्षर हो जाएंगे टोटल? 11 × 4, 44 हो जाएंगे। अब आपने बच्चों यहाँ तक तो जान लिया कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति में टोटल इन तीनों में कितने अक्षर होते हैं? 11। एक लाइन में कितने अक्षर होते हैं? 11। तीनों में, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति में। ये इंद्र वज्रा हो गया, ये उपेंद्र वज्रा और ये उपजाति। इसको एक बार साइड रख दो बच्चों, क्योंकि उपजाति में कम से कम 2 लाइनों की आवश्यकता होती है। लाइनों की आवश्यकता होती है। कोई भी श्लोक हो, अगर हमसे पूछा जाए कि जैसे हमने सबसे पहले में क्या करना है, कोई भी लाइन ले ली, कोई एग्जामिनर ने हमें कोई लाइन दे दी, मान लीजिए श्लोक की कोई पद्य की एक पाद दे दिया हमें, मान लीजिए ये लाइन है और इसमें क्या है? टोटल 11 अक्षर है। ठीक है बच्चों, क्या है? इसमें 11 अक्षर है। और उसके बाद कोई दूसरी लाइन नहीं दी, तो हमें क्या करना है? हमें उपजाति को तो साइड में ही रख देना है, क्योंकि उपजाति में कम से कम एग्जामिनर हमें 2 लाइनें देगा ही देगा, जिससे हम यह पता लगा सकेंगे कि यह उपजाति छंद है या नहीं। अगर 2 लाइनें दी होगी तो ही आप उपजाति को छेड़ना, अदरवाइज उपजाति को एक बार के लिए भूल जाना। तो अब हम इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का डिफरेंस कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा छंद है या नहीं है? तो ये करते हैं। जैसे इंद्र वज्रा में इंद्र के नाम से स्पष्ट है, इंद्र और उपेंद्र। आप बताइए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मान लीजिए आप, तो इन दोनों में जो राष्ट्रपति है वो बड़ा होगा या छोटा? बड़ा होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो बड़ा है और राष्ट्रपति उसके नीचे के पद पर कार्य करता है। तो इसी प्रकार जो इंद्र वज्रा है वो कहाँ से शुरू होगा? अगर कोई लाइन दे दी श्लोक की, ये जैसे लाइन मान लो ये श्लोक की लाइन है, तो वो कहाँ से शुरू होगी? इंद्र वज्रा का वो सबसे पहला जो अक्षर होगा वो गुरु होगा। सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हम उसकी संख्या गिन ले, जो श्लोक दिया हुआ है। अगर संख्या के हिसाब से उसकी 11 लाइनें 11 अक्षर बन रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें यह पता करना है कि अब ये 2 लाइनें दी होंगी तो उपजाति होगी। अगर 2 लाइन नहीं दी तो उपजाति को एक बार के लिए साइड में रख दीजिए, और फिर हमें पता करना है कि इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा में से इसमें से कौन सा छंद है। तो उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा में डिफरेंस यही है बच्चों कि इंद्र वज्रा का सबसे पहले जो अक्षर होगा वो गुरु होगा, और उपेंद्र वज्रा इंद्र से छोटा होता है, तो उपेंद्र वज्रा क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। तो इसका जो लाइन का पहला अक्षर होगा वो लघु होगा और इसका गुरु होगा। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। तो आइए, आपको वैसे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, मैं एक लाइन से समझाती हूँ। जैसे ये शाम न विद्या, ये शाम न विद्या,
न तपो न दानम न दानम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो हमें इसका डिफरेंस पता करना। अब हमें ये एक लाइन दी गई है, क्या है, एक लाइन दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अक्षरों को गिन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये हलंत वर्ण नहीं गिनना बच्चों, ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल 11 अक्षर हो गए। अब हमें पता करना है कि ये उपजाति है उपेंद्र वज्रा है या इंद्र वज्रा। अब हम ये कैसे पता करें, तो आइए जानते हैं। जैसे उपजाति है, मैंने आपको अभी भी कहा कि उपजाति अगर हमें छंद पता करना है तो इसके लिए हमारे पास कम से कम 2 लाइनें होंगी। यदि यहाँ एक लाइन और होती तो हम इसमें पता करते कि ये उपजाति है या नहीं। उपजाति अब आप छोड़ दीजिए, अब हमें पता करना है इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा में से ये कौन सा है। तो अभी अभी हमने जाना कि इंद्र वज्रा बड़े होते हैं, तो इंद्र वज्रा का जो चिन्ह होगा पहला अक्षर का वो गुरु होगा और उपेंद्र वज्रा का लघु होगा। तो अब हम जब देखते हैं ये क्या है, ये हो गया, ये क्या हो गया, गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, ये लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु। क्या हो जाएगा ये, सॉरी ये लघु नहीं होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हलंत अक्षर है और ये हलंत अक्षर इसके साथ अटैच हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु। तो अब आप ही बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है, यही चल रहा होगा कि इंद्र वज्रा बड़े होते हैं और सबसे पहला अक्षर आ गया गुरु, तो ये क्या हो जाएगा छंद, इंद्र वज्रा। जरूरी नहीं है कि हमें यही एग्जाम्पल दिया जाए, हमें कोई और भी एग्जाम्पल दे दिया जा सकता है। जैसे हंसो यथा, सॉरी बच्चों मुझे पता ही नहीं चला ये वीडियो का बटन कब से ऑफ हो गया, तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये जैसे ये दे रखा है, ये श्याम न विद्या न तपोदानम, ये हमने सोल्व कर लिया और ये शायद आई होप कि ये वीडियो में आ भी गया होगा। अब हमने जो दूसरा छंद एग्जाम्पल लिया था वो देखते हैं। जैसे हंसो यथा राजत पंजरस्थ है, तो हंसो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल अक्षर कितने हो गए, 11। अब हमें इसमें क्या पता करना है कि ये वो है या नहीं, इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है या उपजाति है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा इसका, अब हम इसको ऐसे पता कर सकते हैं कि ये जैसे अनुस्वार से युक्त है, हम है ना, ये हंसो, तो ये अनुस्वार से युक्त है। और अनुस्वार से युक्त हमने क्या नियम पढ़ा था, अनुस्वार से युक्त का नियम पढ़ा था कि वह लघु होते हुए भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गुरु। और गुरु हम अभी हमने पढ़ा कि इंद्र वज्रा, इंद्र बड़े होते हैं तो वो गुरु हो जाएंगे और उपेंद्र उनसे छोटे होते हैं तो वो लघु हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, छंद इंद्र वज्रा हो जाएगा। आगे उपेंद्र वज्रा के एग्जाम्पल हम जब इनका लक्षण पढ़ेंगे तब उनके साथ कर लेंगे। इसके बाद आते हैं, अब हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। जैसे 11 अक्षरों वाले कितने छंद थे ये हमने कर लिया। अब है 12 अक्षरों वाले कि 12 अक्षर कितने छंदों में होते हैं। 12 अक्षर तो 3 छंदों में होते हैं, ये भी भुजंग पर्यातम और वंशस्थ, और क्या होता है, द्रुत विलंबित। अब इनको ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक है भुजंग का वश, भुजंग क्या होता है, सांप, का वंश अर्थात जिस प्रकार मनुष्यों का वंश होता है, उनकी परिवार, इस प्रकार द्रुत होता है। आड़ा टेढ़ा चलना या तिरछा चलना, ऐसे करके नहीं चलते, ऐसे, तो उसे क्या बोलते हैं, द्रुत चलता है।
क्या होगा, भुजंग सांप का वंश द्रुत चलता है। अब हम इनको तीनों को याद रखने का ट्रिक है, भुजंग प्रियातम भुजंग से हो जाएगा, वंशस्थ वंश से हो जाएगा और द्रुत से द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा। तो अब इनमें कितने अक्षर होते हैं, टोटल 12 अक्षर होते हैं इसमें। भुजंग का वंश द्रुत चलता है। अब प्रश्न यह आता है बच्चों कि हम इनको कैसे पहचानेंगे कि यह जो 12 अक्षर दिए हुए हैं, यह इनमें से छंद कौन सा है, भुजंग प्रियातम आएगा, वंशस्थ आएगा या द्रुत विलंबित आएगा। तो सबसे पहले भुजंग प्रियातम करते हैं। भुजंग प्रियातम क्या होगा, ये हो जाएगा, इसमें 4 यगण होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, लगातार 4 यगण, और कुछ भी नहीं होता इसमें। हमसे प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा छंद होता है जिसमें 4 यगण एक साथ होते हैं। क्या होते हैं, 4 यगण। यगण तो आप समझ ही गए होंगे, यगण हमने कल गण किए थे, उनमें से एक गण था यगण। उनमें यगण के अक्षर है वो क्या, यगण के जो अक्षर वो क्या हो जाएंगे, लघु गुरु गुरु, ये होता है यगण। तो अब हमें क्या है, अब जगह जगह चारों के चारों यही मिलेंगे, ये क्योंकि 4 यगण है ना, तो चारों यही मिलेंगे, कोई भी श्लोक दे दिया जाए तो अब हमें इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। इसके बाद है वंशस्थ छंद, वो आगे करते हैं, यहाँ जगह कम है। वंशस्थ छंद, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें सबसे पहले जगण आएगा। क्या आएगा, जगण। बाकी हम इसको लक्षण से याद कर लेंगे, वो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। ये इनकी बस सिर्फ अक्षर गणना याद रखने के लिए आपके पास ये ट्रिक दी जा रही है। तो वंशस्थ को हम, ये जगण होता है इसमें पहले, तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आप जब भी बोलो वंशस्थ को वंशस्थ मत बोलो, वंशस्थज बोलो। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जैसे जगण, तो जहाँ भी पहले हम जैसे किसी लाइन में हमने गिन लिए टोटल 12 अक्षर है, तो हम अगर हमें उन 12 अक्षरों में सबसे पहले जगण दिखाई देता हो तो छंद क्या हो जाएगा, वंशस्थज। जगण के अक्षर कौन कौन से होते हैं, अक्षर होते हैं लघु गुरु लघु, ये होते हैं जगण। तो सबसे पहले अगर कोई अक्षर लघु फिर गुरु फिर लघु दिख जाए तो क्या हो जाएगा, वो वंशस्थ छंद हो जाएगा। पर वंशस्थ छंद तभी होगा जब हमने उस लाइन में टोटल 12 अक्षर गिने होंगे। अगर उसमें कोई और अक्षर गिने हो, जैसे उसमें हमने गिन लिया अक्षर 14, उसके बाद हमें ये मिल गया, तो वो वंशस्थ छंद नहीं होगा, वो कोई और ही छंद होगा। इसलिए हमें सबसे पहले तो यह गिनना है कि इस लाइन में 12 अक्षर है या नहीं, और अगर 12 अक्षर है तो उसके बाद हमें देखना है कि इसमें 4 यगण है या फिर जगण है। इसी प्रकार द्रुत विलंबित में सबसे पहले होगा, द्रुत विलंबित में सबसे पहले हो जाएगा नगण। क्या हो जाएगा, नगण। तो द्रुत विलंबित में जब भी हमें कोई लाइन दिखेगी और जिसमें 12 अक्षर होंगे, तो हमें अगर हमें पहले ही देखते ही पता चल गया कि इस लाइन में 4 यगण है, तो हमें और कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा भुजंग प्रियातम कर देंगे। उसके बाद अगर हमें मिलता है कि इसमें पहली जो ये दे रखे हैं तो ये जगण है, तो हमें कुछ और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा क्या कर देंगे, वंशस्थ छंद कर देंगे। और अगर फिर भी वह नहीं मिलता और हमें 12 अक्षर मिल रहे हैं और वो दोनों नहीं मिलते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, द्रुत विलंबित ही है। फिर चाहे आप उसको सॉल्व करके देखो या ना देखो। तो हमने कंक्लूजन में आप ये समझिए कि 12 अक्षर होते हैं, और 12 अक्षर कौन कौन से छंद में होते हैं। भुजंग का वंश द्रुत चलता है, तो भुजंग अर्थात भुजंग प्रियातम, वंशस्थ अर्थात वंश अर्थात वंशस्थ, और द्रुत अर्थात द्रुत विलंबित छंद। तो इन तीनों में 12 अक्षर होते हैं एक लाइन में। टोटल अगर इनमें वंशस्थ छंद में, द्रुत विलंबित में, इनमें टोटल अक्षर पूछ लिए जाए तो टोटल होंगे 12 × 4 48 अक्षर। परंतु ये कम पूछते हैं हमसे, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये ज़्यादातर वैसे भी ये भी पूछ लिए जाते हैं हमसे, और हमसे अधिकतर ये हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई श्लोक की लाइन दे दी गई तो हम उसको कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। उसके लिए तो आइए एक लाइन देखते हैं इनमें इन छंदों से रिलेटेड, जिससे आपको थोड़ा कन्फर्म हो जाएगा कि किस प्रकार हम इसको समझ के करेंगे। जैसे NCERT की बुक से हम एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं, भवंती
जैसे ये हमने लाइन ले ली, अब इसमें जानते हैं कि कौन सा छंद है। तो सबसे पहले हम इनके अक्षरों की गणना करेंगे। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हलंत शब्द इसमें अटैच हो जाएगा 11 और ये 12। दोबारा से गिनते हैं एक बार। 1 1 2 3 4 5 6, ये आगे वाले शब्द में ही जुड़ जाएगा बच्चों। ये 6 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये हलंत इसमें अटैच हो गया 11 और मई 12। कितने हो गए टोटल अक्षर? 12 अक्षर होंगे इसमें। अब हमें यह पता करना है कि यह छंद कौन सा है। अब हमें यह पता लग गया कि 12 अक्षर है। छंद तो इन तीनों में से ही हो सकता है, किसी और में से नहीं हो सकता। तो अब हम जानते हैं। तो भय क्या है बच्चों? भय, पहले ये चिन्ह लगा लेंगे, लघु है। उसके बाद वह, ये क्या हो जाएगा? ये इसमें अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गुरु। और ये क्या है? और ये क्या बच जाएगा यहाँ पर? ये जो आधा अक्षर न इसमें अटैच हो गया तो ये गुरु हो गया। और इसके बाद इसमें क्या बच जाएगा? ती। और ती क्या होता है? लघु, क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा है। तो ये किसका चिन्ह हो गया? ये चिन्ह हो गया जगण का। किसका चिन्ह हो गया? ये जगण का। और जगण हमारा किस में है? ये देखो, हमने अभी पढ़ा वंशस्थ जगण। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें छंद कौन सा हो जाएगा? वंशस्थ छंद। क्या हो जाएगा? वंशस्थ छंद। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो रही है तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आइए, अभिमुखे, अभिमुखे मयि सहरितम मीक्षितम। अब हम इनकी अक्षर की गणना करेंगे। तो आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हलंत इसमें अटैच हो जाएगा 12। टोटल 12 अक्षर हो गए बच्चों। क्या हो गए? एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए टोटल अक्षर? 12। अब हमें यह जानना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो कैसे जानेंगे? तो आइए करते हैं। ए क्या हो जाएगा? ह्रस्व। क्या हो जाएगा? ह्रस्व। भी क्या हो जाएगा? ह्रस्व। क्यों ह्रस्व हो जाएगा? क्योंकि छोटी की मात्रा अगर बड़ी होती तो ये क्या होता? सॉरी, इनको मैं ह्रस्व बोल गई, इनको लघु। ए हो जाएगा लघु, भी हो जाएगा लघु, क्योंकि छोटी की मात्रा अगर बड़ी की मात्रा होती तो क्या होता? ये गुरु हो जाता। और ये मैं मुखी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा, क्योंकि ये भी छोटे ऊ की मात्रा है। तो अब ये देखो, ये क्या बन गया? ये बन गया नगण। क्या बन गया? नगण। और नगण पहले किस में था? द्रुत विलंबित छंद में। किस में था? द्रुत विलंबित छंद में। इस प्रकार हम चुटकियों में इनको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अक्षर की गणना करनी है। यदि यहाँ 12 अक्षर है तो उसके बाद हमें इन तीनों में से ही छांटने हैं कि इनमें से कौन है। और अगर इनमें यहाँ 11 अक्षर होते तो हम इसको, इन तीनों को छोड़कर हम देखते उपजाति इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा में से। तो आइए आगे सोल्व करते हैं। आगे है वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका में कितने अक्षर होंगे टोटल? 14। ये एकमात्र छंद है बच्चों जिसमें 14 अक्षर है और किसी में नहीं है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? वसंत तिलका की पहचान कैसे करेंगे हम? हमें क्या करना है? हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आइए, पापा न निवार्यति योज्यते हिताय।
ये जैसे हमें श्लोक की लाइन दे दी गई, अब हमसे पूछ लिया गया कि इस लाइन में कौन सा छंद है, तो हमें छंद बताना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपके सामने गिन रही हूँ बच्चों, कहीं आप ये सोचो कि ऐसे ही मैम तो बना देती है कहीं से भी नंबर, ऐसे ही नहीं बना रही, आपके सामने गिन रही हूँ। अब इनको दोबारा गिनते हैं और साथ में संख्या लिखते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। कितने हो गए टोटल अक्षर? 14। अब हमें 14 अक्षर गिन लिए, अब हमें और कुछ करना ही नहीं है। पहले तो हमारे पास ऑप्शन थे कि हम 12 अक्षर गिन लेते हैं तो अब क्या आएगा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब हमारे पास सीधा क्या है, 14 अक्षर गिन लिए, अब सीधा है छंद कौन सा आ जाएगा, वसंत तिलका। इसके बाद है मालिनी छंद। मालिनी छंद, मालिनी छंद में कितने अक्षर होते हैं? 15 अक्षर। कितने होते हैं? 15 अक्षर। तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेते। सम ही, ये देखो हमने एग्जाम्पल ले लिया, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये मालिनी छंद, अब इसको सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये हलंत नहीं है बच्चों, कहीं आप सोचो ये हलंत और ये 14 ही होने थे, नहीं है। ये कितने हो जाएंगे? टोटल 15 अक्षर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। टोटल 15 अक्षर हो गए। 15 पर भी हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिससे हम उसको चेक करें कि ये 15 पर कितने हैं। बस आप एक काम कर देना कि आप जैसे ही अक्षर गिनो तो एक बार में क्या पता गलती हो जाए कि हम अक्षरों की गणना गलत कर दें, और गलत करते ही जैसे हमने इसके अक्षरों की गणना हम इसमें 14 कर दें। मान लीजिए आप 14 कर दें, यहाँ अक्षर है 15, अगर गलती से हमने 14 गिन दिया तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? मालिनी। और मालिनी करते ही हमारा छंद क्या हो जाएगा? गलत। हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? एक बार गिनना है। अगर फिर भी आपको डाउट लगे दोबारा फिर गिनो, फिर नंबर डाल लो। इसमें आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड लगेंगे बच्चों, और आपका आंसर भी गलत नहीं होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन छंद आता है 16वें अक्षर पर हम अनुष्टुप छंद की गणना भी कर सकते हैं बच्चों। जैसे अनुष्टुप छंद 8 से शुरू किया था हमने, तो उसमें 8 अक्षर थे। इसमें हमें 2 लाइन भी दे के पूछी जा सकती हैं, जैसे ये 8 लाइन और ये दूसरी लाइन की 8, टोटल कितने हो जाएंगे? 16। तो हमसे ये भी देकर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो वो भी हमें अनुष्टुप बताना है। 16 पर कोई और छंद नहीं है। अगर हमसे 8 वाली लाइन देकर पूछा जाए तो भी वो अनुष्टुप होगा, अगर हमसे 16 वाली लाइन देकर पूछा जाए तो वो भी अनुष्टुप होगा। 16 अक्षर पर और कोई भी छंद नहीं है, क्योंकि 14 पर वसंत तिलका, 15 पर मालिनी और 16 पर फिर से अनुष्टुप आ जाएगा। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। अब क्या है? 17 अक्षर। 14 15 16 17 ये हमारे हो गए। 11 12 13 में कोई था ही नहीं, तो अब उसके 13 में था तो सही बच्चों, वो मैं बताना भूल गई। उनको वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, पर आप फिर भी उनको याद रख सकते हैं। 13 में क्या कौन कौन से छंद थे? रुचिरा और प्रहर्षिणी। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें आवश्यकता नहीं है। इन दोनों छंदों में क्या है? एक लाइन में 13 अक्षर हैं। ये थोड़ा याद रख लेना, पेपर में क्या पता सीधा पूछ लिया जाए कि प्रहर्षिणी में कितने अक्षर है या रुचिरा में कितने अक्षर है। तो रुचिरा छंद में और प्रहर्षिणी छंद में 13 अक्षर है। इसके बाद आता है 17 अक्षर। 14 15 16 हमारे हो गए। 17 अक्षर 3 छंदों में होता है। कौन कौन से में? हरिणी, शिखरिणी, ये मात्रा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों,
पता नहीं, मुझे ये तो इसमें भी थोड़ा डाउट लग रहा है ये ठीक है या नहीं। बाकी आप मात्रा पे मत जाइए, आप छंद की हरिणी नाम से ये की छंद है शिखरिणी, उसके बाद है मंदाक्रांता। इन तीनों छंदों में क्या है बच्चों? सत्राक्षर है। क्या है? सत्राक्षर है, हरिणी, शिखरिणी और मंदाक्रांता। अब इनको ट्रिक से समझते हैं कि कैसे करें। ट्रिक हमारी ये है बच्चों कि हरि जी, हरि किसको बोलते हैं? विष्णु को। का, हरि का शिखर पर अर्थात चोटी पर मंदिर है। क्या है? मंदिर है। हरि का या विष्णु का शिखर पर मंदिर है, तो यहाँ हरि से हम क्या लेंगे? हरिणी, हरिणी, हरि से हरिणी। इसके बाद शिखर से शिखरिणी, शिखरिणी। इसके बाद मंदिर, मंदिर, मंद से क्या हो जाएगा? मंदाक्रांता। ये ऐसे हम याद रख सकते हैं बच्चों। वैसे हमें तीनों याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी, अब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हरि विष्णु, हरि अर्थात विष्णु का शिखर पर मंदिर है। मंदिर, शिखर, पहाड़ों पर मंदिर नहीं होते, चोटी पर बहुत से मंदिर देखे भी होंगे आपने, जैसे तोशाम में है पहाड़ों पर मंदिर। इसी प्रकार शिखर पर, चोटी पर मंदिर है, तो यहाँ मंदिर से मंदाक्रांता हो जाएगा। इसमें तो टोटल अक्षर कितने होते हैं? टोटल नहीं, एक लाइन में अक्षर कितने होते हैं? 17। इन तीनों में 17 अक्षर होते हैं। तो आइए अब हम इनको जानेंगे कैसे कि हरिणी, इसमें अगर 17 अक्षर आ जाए तो इसमें छंद कौन सा है, तो वो जानते हैं। आइए जानते हैं। हरि, हरि में क्या होगा? हरिणी में सबसे पहले नगण होगा, और शिखरिणी में, शिखरिणी में क्या हो जाएगा? यगण। और उसमें मंदाक्रांता में क्या हो जाएगा? मंदाक्रांता नियम, क्या हो जाएगा? मगण। क्या हो गया ये? हरिणी, नगण। तो इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं बच्चों कि हरि का शिखर पर मंदिर है, ये नियम होता है। नियम, इसको भी साथ में रख लेना कि नियम, नियम से क्या हो जाएगा? नियम के न से नगण, य से यगण और मैं से मगण हो जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हरि का शिखर पर मंदिर है, ये नियम है। और नियम में क्या क्या हो जाएंगे फिर? न से नगण, य से यगण और मैं से मगण। इसका मतलब है कि नगण अर्थात कोई भी जैसे लाइन दे दी जाए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, उदाहरण है पश्चात पुच्छम। ये देखिए उदाहरण इसका, पश्चात पुच्छम, ये तय आधा है। पश्चात पुच्छम वहति विपुलम तच्च दोनों तेजस्त्रम। तो अब हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे? वही हमारा नियम, हम इसकी पहले गणना करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ज़्यादा कैसे हो गए ये? एक बार फिर से गिनते हैं। मैं एक बार ये देख लेती हूँ कि मैंने ये ठीक भी लिखा या नहीं। आ गया समझ क्या गलती कर दी मैंने ये गलती कर दी कि पै यहाँ ये हो गया 1 2, ये तय मैंने अलग से गिन लिया, ये एक ही है। 3 4 क्योंकि ये हलंत है, ओ सॉरी आधा है इसलिए। 1 2, ये 3, ये आधा इसमें मिल गया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। ये हलंत इसमें ही काउंट हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इनमें कितने अक्षर है, तो ये 17 अक्षर है। ये हमारा यहाँ क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 3 छंदों में देखना है कि क्या है। हरि का शिखर पर मंदिर है, ये नियम है, और इसके हिसाब से हमें हरि नियम पहले ये चेक करते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ हम ये गिनते हैं, ये लघु
सॉरी ये गुरु हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसके बाद आधा अक्षर है और आधा अक्षर बाद में आने के कारण ये पहले वाला गुरु हो जाएगा। इसके बाद ये ऑलरेडी गुरु है ही, और उसके बाद ये भी ये लघु हो जाएगा, क्योंकि ये जो तय है ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा, न कि इसी में रहेगा, तो ये लघु हो जाएगा। ऊ की मात्रा इसमें छोटी है। तो अब हमें देखना है कि यह किसका है। अब हम चेक करते हैं कि यह नगण है या गण है। नगण में तो हमें पता ही है, नगण में क्या होता है, तीनों लघु होते हैं। क्या होता है, तीनों लघु होते हैं। इसके बाद यगण में क्या होता है, यगण में य माता राज भान शलगा य माता, तो क्या होता है, य और माँ गुरु और ता भी गुरु, ऐसे होता है। उसके बाद मगण है हमारे पास, मगण य माता राज भान शलगा। मगण का क्या होता है, मगण यहाँ से ही शुरू हो जाता है। मैं य माँ ता भी गुरु हो गया, और राज में रा भी गुरु हो गया। ये बच्चों यहाँ हमने थोड़ी सी गलती कर दी। ये जैसे ये आधा अक्षर तो हमने यहाँ मिला दिया, क्या हो गया, ये गुरु हो गया। पर हमने ये देखा ही नहीं कि इसके पीछे भी आधा अक्षर है। तो ये जो ऊ है ये वैसे तो लघु है, बट इसके पीछे भी ये आधा अक्षर होने के कारण ये या क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और ये गुरु होने से क्या हो जाएगा, मगन हो जाएगा। और मगन किस में है, हरि का शिखर पर मंदिर है, ये नियम है। तो मैं सबसे लास्ट में है और मैं से ही मंदाक्रांता है, तो मंदाक्रांता छंद यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंदाक्रांता छंद, मंदाक्रांता छंद। मैं से ऐसे याद ना रहे ना कि ये नियम है और आप ये भूल जाओ कि नियम में हरिणी न से शुरू होगा, या तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मंदाक्रांता मैं से ही शुरू हो रहा है और मंदाक्रांता के मगन सेम है बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये हमारे सॉल्व हो गए। उसके बाद उनके एग्जाम्पल हम उनमें देख लेंगे, जो हम वो करेंगे उनका लक्षण। उसके बाद आता है हमारा छंद शार्दूल विक्रीडितम। क्या आता है, शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम। इसमें टोटल 19 अक्षर होते हैं, सॉरी टोटल नहीं, एक ही लाइन में 19 अक्षर होते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने अक्षर होते हैं, 19, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल। ये हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। कितने हो गए टोटल, एक बार फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 16 ये 17 ये 18 और ये 19। हमें इसमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 19 पे हमारा कोई और छंद है ही नहीं। तो हम सीधा 19 अक्षर गिनते ही सीधा टिक करेंगे शार्दूल विक्रीडितम छंद। इसके बाद हमारा एक और छंद रहता है जिसका नाम है शरगदरा। वो करते हैं हम शरगदरा छंद। शरगदरा छंद में अक्षर कितने होते हैं, 21। शरगदरा में कितने होते हैं, 21। 21 में इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। शरगदरा का बच्चों मुझे कोई अभी एग्जाम्पल नहीं मिला एनसीईआरटी की बुक में, वैसे ये शायद है भी नहीं। तो हम इसको जब इसका लक्षण पढ़ेंगे तब इसके साथ कर लेंगे। और बस हमें क्या करना है, कोई भी लाइन दी हो हमें उसके अक्षर की गणना करनी है। और अक्षर की गणना करने के बाद यदि हमारे पास 21 अक्षर आते हैं तो वो छंद हो जाएगा शरगदरा। यदि हमारे पास 19 आते हैं तो वो शार्दूल विक्रीडितम। इसी प्रकार यदि हमारे पास ये मंदाक्रांता कैसे करना है ये सब मैंने आपको बता ही दिया। रुचिर, अप्रह, श्रेणी, ये सब
मालिनी में 15 होते हैं, वसंत तिलका में 14 अक्षर होते हैं। और उसके बाद ये जो वंशस्थ का वंश भुजंग का वंश द्रुत चलता है, इसमें टोटल 12 अक्षर होते हैं। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, इनमें 11 अक्षर होते हैं। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इनका लक्षण सहित वर्णन हम कल पढ़ेंगे। ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक है बच्चों, आप ये जरूर अच्छे से कवर कर लेना और बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार इसी चैनल पर। धन्यवाद।